हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PNK क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हम बुक कवर कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी PYQ हैं उनको कवर कर रहे थे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में। जितने भी इसके पहले हमने क्या कवर कर लिया है, इसके पहले एंशियंट और मिडेवल हमने पूरा कवर कर लिया है। जितने भी उसके PYQ इसमें हैं वो सारा कवर हो चुका है। आज हम मॉडर्न इंडिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला पुर्तगालियों में यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, जितने भी ये जो विदेशी जितने भी आई थी ये कंपनियां, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें, अगुआड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। अगुआड़ा किला गोवा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा मांडोवी नदी के किनारे किया गया था। इसे मराठा और डच आक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में BOC वेरिनेगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ये किसके द्वारा जो इसका गठन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, किसके? डचों द्वारा। भारत में BOC का गठन 1602 कब हुआ था? 1602 में डचों द्वारा किया गया था। 1605 में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कपास, अफीम, नील, रेशम, चावल प्रमुख भारतीय वस्तुएं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1599 में। ये भारत के सबसे पुरानी चर्चों में से एक है। इस चर्च को द बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि दफन कहाँ किया गया था? इसको किस स्थान पर? ऑप्शन हो जाएगा सी, कोच्चि, केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा दफन किया गया था कहाँ? भारत के कोच्चि, केरल में स्थित है। ये पुर्तगाल का नाविक था जिसने 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, कब किया था? स्वाली का जो युद्ध हुआ था 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित जो स्वाली एस्चुरी थी उसमें हुआ था। इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्गों की खोज की? कब की थी? 1498 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सर्वप्रथम कब की थी? 1498 में। यह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, किसने? मार्तंड वर्मा ने। मार्तंड वर्मा जो त्रावणकोर के राजा थे, उन्होंने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था इसमें 1806 में। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का एक पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया, परंतु विद्रोह को जल्द दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी? कब की थी? ऑप्शन हो जाएगा डी, 1809 में। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? मेटकाफ और रणजीत सिंह ने। शर्तों के अनुसार सतलज नदी के दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई।
जो सतलज नदी थी, दोनों राज्यों की इनको सीमा मान लिया गया था। सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए थे। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड मिंटो। इस समय मिंटो भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को कितना का भुगतान करेगी? 26 लाख का। बक्सर का युद्ध कब होता है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच? एक साइड थे अंग्रेज, एक साइड थे जो बंगाल का जो मीर कासिम नवाब, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय। संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सेनापति अंग्रेजों के साइड से थे कौन? सेनापति कौन था? हेक्टर मोनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी विजय हुए थे। जो अंग्रेज थे वो विजय हुए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी, इलाहाबाद में संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत अंग्रेज प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए थे। 26 लाख रुपए किसको देंगे? मुगल सम्राट को। पहली संधि के तहत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? पुर्तगाली उपनिवेश कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यह डचों का उपनिवेश था, जबकि अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश थे। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? कौन? पुर्तगाली। काजू कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन क्या क्या थी? भारत में उन्होंने तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मक्का, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल, शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग और जहाज निर्माण का उद्योग भी पुर्तगालियों की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? ऑप्शन हो जाएगा ए 1616 में। डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन जो फोर्थ थे ने एक चार्टर के माध्यम से 17 मार्च 1616 ईस्वी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी ने अपना परिचालन वर्ष 1616 में प्रारंभ किया। इसके उपरांत तमिलनाडु के ट्रंकेबार में 1620 ईस्वी में कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ? ट्रंकेबार में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1845 ईस्वी में इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्री ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। डेनिश। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। किसने? अवध। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल जो सम्राट थे शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद से प्रथम संधि की, जिसकी मुख्य शर्तें थीं अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले को लेकर मुगल सम्राट को दे दिए। जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनसे इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर है के जिले लेकर किसको दे दिए? मुगल सम्राट को। जो कंपनी ने 26 लाख वार्षिक पेंशन तय कर दी, किसकी? मुगल सम्राट की। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचे? 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग द्वारा अब्दुल मजीद नामक गुजराती जो पथ प्रदर्शक की सहायता से, ये क्वेश्चन पूछ लेता है किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की नामक गुजराती पथ जो प्रदर्शक थे उसकी सहायता से उत्तमाशा अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नागरिक था। अब हम आगे देखते हैं मराठा एम्पायर। जो मराठा एम्पायर था उसके बारे में। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो किस सत्ता का नियंत्रण था? बी हो जाएगा, मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों की सत्ता पर नियंत्रण था। मराठों का इस सत्ता पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ज्ञात हो कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के परिवार द्वारा संभाली गई, जिन्हें पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। किसने? चिपावन जो ब्राह्मण थे, चितपावन, उन्होंने ये सत्ता प्राप्त की। जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो
पेशवाओं के हाथ में चली गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। जो मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा थे, कौन? जो बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासनकाल में ये पद वंशानुगत हो गया तथा एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। इसके बाद है उन क्षेत्रों के संबंध में मिलान करना, मैच करना है। जो इंदौर के होलकर कहाँ से थे? इंदौर के होलकर थे। जो ग्वालियर के सिंधिया थे, लेकिन इसमें ग्वालियर के सिंधिया, जो ग्वालियर इसमें नहीं है तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका उज्जैन। सिंधिया लगा देंगे, उज्जैन। इसमें देख लेते हैं, सिंधिया उज्जैन के थे, लेकिन मूलतः थे सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले कहाँ से थे? नागपुर से। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? मराठा साम्राज्य की राजधानी के पेशवाओं ने क्या बनाई थी? पुणे, यानी कि पुणे। जो पूना थी, पुणे उन्होंने राजधानी बनाई। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। पेशवाओं ने अपनी जो राजधानी थी पुणे यानी कि पुणे बनाई। इसने मराठा साम्राज्य को पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल में पुणे यानी कि पुणे को मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गुरिल्ला रणनीति थी? किसकी थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, मराठा। छापामार गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति की शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया। इस रणनीति को इसने शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफी प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? किसने? शिवाजी के काल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। मराठा शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों अथवा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। 8 प्रधान थे, कौन? पेशवा जो प्रधानमंत्री थे, अमात्य अथवा जो मंत्री थे, मंत्री अथवा वकीयनवीस, सचिव अथवा सुरुनवीस, सुमंत अथवा ये दवीर थे, सेनापति अथवा सर-ए-नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान होता था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम। ऑप्शन ए, तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शंकराचार्य संपूर्ण भारत में इनका कार्य क्षेत्र था। जो इनका मत था, अद्वैतवाद के समर्थक ही थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1533 तक थे। इनका मूल कार्य क्षेत्र था कहाँ? बंगाल। ये वैष्णव मत को समर्थन देते थे। तुकाराम, जो संत तुकाराम थे, 1608 से 1650 के ईस्वी के आसपास। इनका जो कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। जो नामदेव थे 1270 से 1350 के बीच महाराष्ट्र से संबंधित थे। निर्गुण मत इनका था, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित थे। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके काल में? औरंगजेब। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? किसके काल में? औरंगजेब। 1657 ईस्वी में मराठा शासक शिवाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब का पहली बार मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा चुनार पर उनके आक्रमण किया। इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा था। हम नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र जो राष्ट्र थे, इंडिपेंडेंट स्टेट में मैसूर, बंगाल और पंजाब। क्वेश्चन देखते हैं, अवध के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें है, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? कौन सा था? बिठूर। कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों को मिलाकर किया गया था। इन गांवों में जो सीमामऊ, कुरस्वाम, पटकापुर और जूही गांव शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। कानपुर का मूल नाम था, क्या था? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर डलहौजी पर
भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? किस पर? अवध। अवध को इसने 1500 सॉरी अवध को भारत के अवध राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। इसे वर्ष कब किया गया था? 1856 में। अवध को कुशासन के आरोप में इसको लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इस अवध का नवाब कौन था उस टाइम पे? वाजिद अली शाह। इसका शासनकाल उसके व्यवगत सिद्धांत के प्रसिद्ध था। श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किसके यानी कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन हो जाएगा बी जो कार्नवालिस थे। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 1792 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजी सेना को सौंप दिया था और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में दिए थे, जो 3 मित्रों अंग्रेज, निजाम और मराठा में बराबर बराबर बांट लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई के विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ था? कौन थे? गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के विवाह 14 वर्ष की आयु में 1842 ईस्वी में 40 वर्ष के गंगाधर राव नेवालकर से हुआ था, जो झांसी के तत्कालीन महाराजा थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी और वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी प्लासी में। प्लासी कब हुआ था? 1757। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। बक्सर 1764 में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, और निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा सी मैसूर। टीपू सुल्तान जो 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम यानी कर्नाटक में शहीद हो गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता जो थे हैदर अली श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। जो इनकी कब्र है जो श्रीरंगपट्टनम है उसमें स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? किसका? मैसूर का। टीपू सुल्तान फतेह अली टीपू का हैदर अली का पुत्र था, जो मैसूर का शासक था। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना, जो अपने पिता की भांति योग्य पराक्रमी था। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी और यहीं से श्रीरंगपट्टनम की संधि लास्ट में हो गई। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को। जो श्रीरंगपट्टनम है की लड़ाई में अंग्रेजों से टीपू सुल्तान पराजित हुई है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों पर अपने राज्य का आधा भूक्षेत्र, उनके साथी मराठा और निजाम को भी उसके भूभाग देने पड़े। अंग्रेजों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ की मांग तुरंत धनराशि न दे पाने के कारण अंग्रेजों ने कार्नवालिस इनके 2 पुत्रों को बंधक बनाया। 1799 में आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गया और वाडियार वंश के बालक जो कृष्णराज को राजा बनाया गया, और उस पर जो वेलेज अली ने सहायक संधि थोप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? बी ऑप्शन हो जाएगा सादत खां। अवध का प्रथम नवाब सादत अली खान था। 1722 से 1739 थे, यानी 1722 में इन्होंने स्वतंत्र अवध जो राज्य है उसकी स्थापना की थी। अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो सिराजुद्दौला को कब हराया था? 1757 की जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को हराया था। प्लासी का जो लड़ाई थी 23 जून 1757 ईस्वी अंग्रेजों के जो सेनापति थे क्लाइव और बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की
धोखाधड़ी करने के कारण अंग्रेजों से पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। बाद में अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अभी हमने देखा 1757 में। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो ऑप्शन हम सिराजुद्दौला के बीच 1757 में। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक नीतियां क्या थी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक क्या थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुई है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी करेक्ट, कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश काल की जो पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक कमजोर कानूनी ढांचा और लोगों का गैर प्रतिनिधित्व था, जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुई। 1882 में सबसे पहले 1772 के आसपास इसमें जो मेयो थे वो पंचायती राज व्यवस्था को लाए। इसके बाद 1882 में जो रिपन ने स्थानीय शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को पेश किया, लेकिन ये व्यापक नहीं था। सभी स्तरों पर लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन हो जाएगा सी कोलकाता। वर्ष 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी, किंतु भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में बम्बई में कावसजी नानाभाई डाबर के द्वारा की गई थी। पहली आधुनिक सूती मिल की जो स्थापना है 1854 में बम्बई में कावसजी नानाभाई डाबर द्वारा की गई थी। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। राज्य में अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी किस कार्य के लिए चर्चित रहा है? वह उसकी हड़प नीति, जो डलहौजी की थी हड़प नीति थी, वह 1856 में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया। और उस वक्त अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। उस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ऑप्शन हो जाएगा सी। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई और औपनिवेशिक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप में भारतीय हो किंतु चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अंग्रेज हो, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी रेलवे का योगदान, जो रेलवे के लिए अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान था। दिए गए विकल्पों में रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। भारत में रेलवे का सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के काल में बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया था किसने? ऑप्शन हो जाएगा कहाँ किया गया था? शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले भारतीय बिहार में शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसमें बंगाल में कार्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया था। यह ब्रिटिश भारत के लगभग कितने 19% भाग पर विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो इसमें कौन था हड़प नीति? डलहौजी लाया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच था। इसी में 1856 में इसने अवध का विलय किया था। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। डलहौजी ने भारतीय राज्यों के ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यवगत का सिद्धांत अपनाया, जिसके तहत सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का जो विलय किया था इसने। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्लिमेंटो सुधार कहा जाता है? मार्लिमेंटो सुधार उसने कब की घोषणा? 1909 में।
1909 में भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई और कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? जो 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इंग्लैंड जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा को मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तक था। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो एलिजा एम्पे थे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, उसमें चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो 1853 में मुंबई से थाणे के बीच। भारत की पहली रेलगाड़ी डलहौजी के गवर्नर काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के मध्य 34 किलोमीटर छोटे रेल मार्ग पर चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो रेगुलर होने लगी थी कब से? 1881 से। कौन था उस समय? रिपन के काल से। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसने की थी? मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत ने नियमित जो रेगुलर जनगणना थी, रेगुलर सेंसस 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुआ था। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जो 2011 की थी, जो भारत की जो 15वीं जनगणना है, अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के आयोजन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी और राजनीतिक एक सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1866 यानी 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1892 यानी कि 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। कब से कब तक? 1892 से 1895 तक यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? कौन सा था? सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर। वेलेजली की जो सहायक संधि थी, डलहौजी कौन सी थी? हड़पनी थी। वेलेजली की सहायक नीति जो सहायक संधि थी, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद, इसके बाद था निजाम ने सन 1798 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर हस्ताक्षर किया, जबकि 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने का दस्तावेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी और जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त किसने चालू किया था? कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। कौन सा नहीं था? दस्तक। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में परंपरागत भूमि व्यवस्था कायम थी। उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था तथा फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त कर ली। यद्यपि 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रचलित पुरानी भू राजस्व प्रणाली को जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी। मुख्य रूप से अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां लागू की। पहली थी जमींदारी पद्धति, जो 1793 में
सेकंड थी रैयतवाड़ी, जिसमें किसान ही मुख्य रूप से इसमें जो कर देता था, प्रदान करता था, वही रैयतवाड़ी थी 1792 के आसपास। महालवाड़ी, जो महाल में एक तरीके से पूरा गांव गांव में ही एक एक तरीके से पूरा कर के लिए पूरा एक गांव उसमें मान लिया गया कि हाँ पूरे गांव का ही एक साथ कर जो निर्धारण करेगी कंपनी। महालवाड़ी 1882 में, जबकि दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा इसके इस शारदा एक्ट। शारदा अधिनियम जो है, शारदा अधिनियम भारत तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई। इसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून प्रभाव में आया। इन्हीं के नाम से इसे शारदा एक्ट यानी कि शारदा अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? ऑप्शन हो जाएगा डी, बॉम्बे। भारत में पहला डाकघर 1764 ईस्वी में बॉम्बे में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया, किसके द्वारा पास किया गया था, किसके टाइम पे पारित किया गया था? ये कैनिंग था, कैनिंग 1856 में, क्योंकि 1857 का विद्रोह उसी समय हुआ था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है। यह अधिनियम कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। जो कैनिंग था, कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। जो कैनिंग था, कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का प्रथम वायसराय। कई बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन सा था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग। 1891 में वी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिनके अनुसार वर्ष से कम की बालिका का जो विवाह है प्रतिबंधित कर दिया गया था, प्रतिबंध था। ऑप्शन हो जाएगा बी। सन 1891 में ईस्वी में लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट अधिनियम के तहत बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 12 वर्ष। 1795 और 1804 में बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया। ऑप्शन हो जाएगा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। 1795 और 1804 ईस्वी के बंगाल विनिमय अधिनियम द्वारा कन्या हत्या को अवैध घोषित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर जो कमीशन था, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अत्यधिक बल दिया? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्राथमिक शिक्षा। 1882 में कब आया था हंटर कमीशन? 1882 ईस्वी में सरकार ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया, जिसका कार्य था 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों की उसकी प्रगति की समीक्षा करना। हंटर आयोग का कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। किसका? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित था। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा भी, ब्रिटिश शासक। 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड जो डलहौजी भारत के मुख्य स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रंक लाइन की रूपरेखा बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को किया था। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश, कई जगह भी की गई थी। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में प्रांत में लागू की गई थी। जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना परसेंट थी? 30% थी। महालवाड़ी व्यवस्था जो महाल था, गांव, महाल को एक तरीके से पूरे गांव के रूप में देखते थे। महाल का तात्पर्य जागीर या गांव होता था। ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के तहत साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। जो हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता थे महालवाड़ी के। कौन? हाल्ट मैकेंजी। इसी तरीके से जो कॉर्नवालिस ने, आपको बताना है कॉर्नवालिस ने किसका? स्थायी बंदोबस्त का।
1819 में प्रतिवेदन महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख 1822 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। अब देखते हैं जो किसान मजदूर और वामपंथी आंदोलन था, पीजेंट लेबर एंड लेफ्ट मूवमेंट था, उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, जवाहरलाल नेहरू। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पहला किसान मार्च जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। जो भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि और सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पोंचमपल्ली, कहाँ से शुरू हुआ था? तेलंगाना राज्य के पोंचमपल्ली गांव से। कई बार क्वेश्चन पूछा कहाँ शुरू गया जो भूदान आंदोलन था, किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। और कहाँ से शुरू किया गया था? तेलंगाना राज्य के पोंचमपल्ली गांव से। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। आंदोलन के सफल होने के बाद यहाँ की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको कहाँ मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह में। और दिया किसने था? जो बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन सा था? ऑप्शन हो जाएगा ए, बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। मूलतः ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करते थे। रामचरितमानस के पाठ कर किसानों को जागृत और संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया गया। अब देख लेते हैं जो 1857 का विद्रोह था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बारे में। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से ऐतिहासिक जो है इनको मैच करना है। नाना साहेब ने किया था, कहाँ से? कारू भगत ने कहाँ से किया था? और मौलवी अहमदुल्ला खान बहादुर खान। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाना साहब ने किया था कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व। और इसके बाद कारू भगत ने किया था कहाँ? रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने किया था फैजाबाद से। और इसके बाद खान बहादुर खान बरेली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सीधे मैच कर लेना है। कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको किसके द्वारा की गई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों द्वारा की गई थी। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, धीरे धीरे कानपुर, बरेली, जहां से दिल्ली और अवध के स्थानों तक फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? 1857 के विद्रोह का परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। 1857 के बाद जितनी भी शक्तियां थी जो ब्रिटिश क्राउन है उसके पास चली गई। और इसी के टाइम पे ही जो कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। इसके फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम आया 1858 द्वारा। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने से सभी अधिकार वापस ले लिए। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन तथा भारत सचिव 15 सदस्यों की परिषद द्वारा शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्रकृति में सिर्फ सलाहकार थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय में बदल दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। कब? 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद। उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत की कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया, सीधे क्राउन के हाथों में चला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने किया था? ऑप्शन बी, नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब की ओर से लड़ने के लिए मुख्य जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। मूल नाम इनका तात्या टोपे का था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने की थी? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल और इनका जो लड़का था उसने। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। फैजाबाद में मौलवी जो अहमदुल्ला उन्होंने। और दिल्ली में जनरल बख्त खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मंगल पांडे को विद्रोही हो गए तो वहाँ 34वें मूल इन्फेंट्री जो 34 इन्फेंट्री थी, एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था? बैरकपुर छावनी थी वहाँ। मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वें मूल इन्फेंट्री के एक सिपाही थे जो बैरकपुर में स्थित थे। इनके द्वारा ही किए गए विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी, जिसके 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, रामगढ़। रामगढ़ की रानी थी कौन? अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी करने और उसका नेतृत्व किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंती जो रेवांचल के मुक्ति आंदोलन के सूत्रधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो प्रथम संग्राम था 1857 का, किस संदर्भ में आपको बताना है। इसे सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू हुआ था। यह दिल्ली, आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये तो गलत ही है। जम्मू कश्मीर में कहाँ से हो जाएगा? आपका ए और सी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 1857 का विद्रोह भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ में विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को 1857 में उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चलता रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ के व्यापक रूप से फैला। मेरठ छावनी 1857 सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा 10 मई 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में 34वें जो इन्फेंट्री के जवान थे कौन? मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और 34वीं जो पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया जाता है। जो 34वीं इनकी इन्फेंट्री थी, इसको भंग कर दिया जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अफसरों पर गोली चलाई। अपने सहयोगियों को, जो सहयोगी थे, साथी मुक्त करा लिया और दिल्ली की ओर चल दिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 का विद्रोह बैरकपुर से शुरू हुआ था। लखनऊ में इसका विद्रोह किया था किसने? बेगम हजरत महल ने। और जबकि ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। ये जो 1857 का विद्रोह था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी, इसको ग्वालियर के जो सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, इन सभी ने 1857 के विद्रोह को सपोर्ट किया था और अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों की सहायता में इन्होंने सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम जो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? लखनऊ से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में। और इनको महक परी के नाम से भी जानते हैं। ये वाजिद अली शाही की द्वितीय पत्नी थी। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों को आपत्ति थी? एनफील्ड राइफल। 1857 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक जो ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग पर करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे, उन्हें राइफल से भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। ऐसा कहा गया कि इसमें जो गाय है और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। ये चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का तत्कालिक प्रमुख कारण बनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1862 में फांसी दी, कहाँ दी थी? शिवपुरी में। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक थे तात्या टोपे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने 18 अप्रैल 1862 को शिवपुरी एमपी में फांसी दी। इनका मूल नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 में। 1857 विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के जो प्रयोग के लिए ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया और यहीं से 1857 के विद्रोह की क्रांति की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट है, वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन है शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन 1893 में हुआ था। इस धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसने? विवेकानंद गए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों से विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? 12 जून 1905 को, कल्याणकारी कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक थी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत दिया। धन निकासी है के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई यानी एविल ऑफ एविल्स कहा। वेदों की ओर लौटो नारा, जो वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो और वेदों की ओर वापस जाओ का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 के बचपन के आसपास थे। इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। उनका जन्म गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी विरजानंद से इन्होंने वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कब की थी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किससे जुड़ा है? ऑप्शन हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद खान। 1857 का जो विद्रोह था 1857 ईस्वी के इसमें कब की थी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत? 1875 में। 1875 अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। जीवन भर इस्लाम के साथ तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। इन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, तो जैसा कि भारत में हुआ। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पश्चात विज्ञान एवं संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में यही आगे चलकर यह कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। इसमें देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? 1800 कब की थी? 97 में। किसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। जो आर्य समाज थे, आर्य समाज के किसने की थी स्थापना? दयानंद सरस्वती ने। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। अब इसमें देख लेते हैं जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। जो सत्यशोधक समाज था ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंबई। आर्य समाज की स्थापना पहली बार किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। और कहाँ की थी? मुंबई में। 1875 मुंबई में की। इनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने।
1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी, लेकिन 1920 में इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज में अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद करा दिया, जैसे थे सती प्रथा। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने बंद की? विलियम बेंटिक ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज के अभी हमने बताया ऊपर, राजा राम मोहन राय ने। किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने के लिए पहले भारतीय नेता थे। ये मानववादी थे। इनकी जो विश्व बंधुत्व की गहरी आस्था थी, ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के लिए प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। अब आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में। जिसका उद्देश्य क्या था? वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना, भारत को धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा पश्चात प्रभाव को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेल्लूर मठ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1 मई 1857 में। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में स्थित है। संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा को मानता है। 1815 में राजा राम मोहन राय एक नई धार्मिक नीति की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। कौन सी सभा? आत्मीय सभा कहा जाता था। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना की। एक ईश्वरवाद और धार्मिक चर्चाओं का मंच थी तथा उन्होंने 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह धार्मिक संस्था तर्कवाद एवं वेदों की दर्शन पर आधारित थी। स्वामी विवेकानंद 1897 में ऑप्शन हो जाएगा सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की थी? 1897 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? वेल्लूर मठ, पश्चिम बंगाल में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। इनका मूल नाम था क्या था? नरेंद्र। 1893 में इन्हें शिकागो जो धर्म संसद थी उसको भी संबोधित किया। जो अमेरिका जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इन्होंने अपने नाम को स्वामी विवेकानंद रखा। इनका भाषण सुन अमेरिका तथा न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन के सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। किसमें विश्व धर्म संसद यानी 1893 में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। ऑप्शन हो जाएगी बी, शिकागो जो धर्म संसद हुई थी उसमें। 1893 में आयोजित कहाँ हुई थी? शिकागो में। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद ने बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके जो जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं को, पूर्वग्रहों को, प्रथाएं थी उनको हटाने का प्रयास किया? 1805 नहीं होगा इसमें हो जाएगा 1815। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो राजा राम मोहन राय ने 1805 में ईस्वी में संगठन की स्थापना नहीं की, बल्कि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, वही है कि 1805 में स्प्रिंट हो गया होगा, 1815 है क्योंकि 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की आर्य समाज की स्थापना जो आपने दयानंद सरस्वती ने देखा ही कि 1875 में की थी। और फ्रिंतिकर्स सोसाइटी न्यूयॉर्क सिटी में 1915 में स्थापित हुई और फ्रीमेंसस 14वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का एक हिस्सा था। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और
आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है कहा। किसने? ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है सरोजनी नायडू और चौथा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सरोजनी नायडू को चुना गया। वह 1925 में कानपुर में कौन सा कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी बनी। आशा और साहस की अभिव्यक्ति में इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा एक अक्षम्य पाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1897 में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल ने प्रसिद्ध डेड्स के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक आने का फैसला किया। ऑप्शन हो जाएगा ए लखनऊ पैक्ट 1916 में। 1916 में ये साथ आए और उनके खिलाफ आने का प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुआ माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज की मांग की और उसका अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। जो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। पूर्ण स्वराज की जो मांग है सबसे पहले किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा डी। कार्यकर्ता जो पूर्व स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि और खिलाफत आंदोलन के नेता हजरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कहाँ की थी? 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। कहाँ की थी मुलाकात? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को बम्बई तत्कालीन बॉम्बे में एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने की थी, जिसका नाम है ए.ओ. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने वायसराय डफरिन की स्वीकृति से बम्बई में पहली बैठक आयोजित की। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, भारत के प्रांतों को प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय था उसमें। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा सी राजेंद्र प्रसाद को। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद को चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध के स्वरूप इन्होंने पद से इस्तीफा दिया। इसी में गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार है। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। जो बोस थे हरिपुरा और त्रिपुरी के अध्यक्ष थे। त्रिपुरी संकट में ही बाद में जब इन्होंने इस्तीफा अपना ले लिया तो राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस वर्ष ने किस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, कब बने थे? 1938 में।
कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। किसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति का। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट उत्पन्न हो जाता है। पुनः अध्यक्ष बनने के लिए कार्यकारिणी के गठन का प्रश्न में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयू ह्यूम। एयू ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? तो ऑप्शन हो जाएगा 1885। ऑप्शन सी इसमें 84 बट 1885 में की थी। कब? 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुल, कौन सा कॉलेज था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था। और कितने प्रतिनिधि थे पहली बार में? 1850। जो 72 प्रतिनिधियों ने, जो 72 प्रतिनिधि थे, इन्होंने जो कांग्रेस है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ की थी? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के जो ग्वालियर टैंक था कॉलेज गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज था। और जो इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? 1924 में। कहाँ था ये? बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता जो था, इसके अध्यक्ष थे गांधी जी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ये 27 दिसंबर। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 1916 लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया क्या? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1916 में बना रहा। अधिवेशन ने गरम दल और नरम दल के कांग्रेस मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। और जो 1907 में सूरत स्प्लिट थी, जो 1916 जो लखनऊ समझौता था, इसमें उन्होंने फिर एक साथ हो गए थे। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता है, कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप सबको पता है कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर को। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। कहाँ? मुंबई में। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कहाँ हुई थी? लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। और कौन सा अधिवेशन था? 31वां अधिवेशन था, लखनऊ में हो रहा था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। ये कौन सा था? कहा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। कौन? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। भारतीय स्थापना इसकी स्थापना थी 18 दिसंबर 1885 एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 में, कब? 1887 में मद्रास जो अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने।
और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्र और आंध्र का डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में से किस नाम से जाना जाता है? आपको वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे हरि सर्वोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण एवं कासिम वीरा, मल्लैया बोधी नारायण एवं अन्य कई नेता थे। अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्रपाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की, स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति का अर्थ पर भाषण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा को लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल विभाजन को, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय को कब हुआ था? 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंगभंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता था। किसने किया था? कर्जन ने। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? कर्जन था। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में 1905 में हुआ था। जो विभाजन था, कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों को राष्ट्रवाद की भावनाओं को नष्ट करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को फूट डालने के उद्देश्य से किया था, लेकिन इसने बोला था कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और यह आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाया गया था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन थे। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा की थी। कब की थी? 19 जुलाई 1905। निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। दोनों डेट याद रखनी है। जो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 19 जुलाई 1905 को, लेकिन जब 16 अक्टूबर कब लागू किए? 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दी। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी ने। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। कब? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया और घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव पर इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस किसको सुझाव पर मनाया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव गया। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी बनाया गया और आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों के विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। क्या? स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी और वहीं से बंगाल जो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाल की राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना ये था, बिल्कुल। बांटो और शासन करो ये भी था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन ये भी था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, बल्कि उसने कहा था, बल्कि इसका इंटेंशन ये नहीं था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे एक्सप्लेनेशन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त को स्वदेशी जो मीटिंग होती है, 16 अक्टूबर है 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था उसके बारे में देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल के से संबद्ध नहीं था? ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति से जो रामप्रसाद बिस्मिल है संबंध नहीं रखते थे। अनुशीलन समिति मुक्त बंगाल आधारित क्रांतिकारी संगठन था जिसका रामप्रसाद बिस्मिल से कोई संबंध नहीं था। जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना और इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। मातृ देवी इनका प्रारंभिक संगठन था और इसका विशेष रूप से शाहजहांपुर क्षेत्र में सक्रिय था। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? अनुशीलन समिति मुख्यालय मुख्यतः कलकत्ता में थी। कलकत्ता का वर्तमान कोलकाता इसे वर्ष 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने स्थापित किया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1866 में। मुख्य उद्देश्य था जनता को भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी, 20 अप्रैल 1843 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 20 अप्रैल 1843 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में किसके द्वारा? श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। 1928 निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, सरदार पटेल ने। और यहाँ की महिलाओं ने इनको उपाधि सरदार दी थी। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ था? किसका? गदर पार्टी का। ऑप्शन ए, लाहौर, लंदन, सैन फ्रांसिस्को और कलकत्ता। ऑप्शन हो जाएगा सी, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना स्वतंत्रता उद्देश्य एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। इसकी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसने की थी? लला हरदयाल ने। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा बी, गदर पार्टी। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को तंग आकर सन 1914 में 14-15 में गदर पार्टी के भाई जो थे हिरदास राम के नेतृत्व में विद्रोह किया था और इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान जंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? ऑप्शन हो जाएगा बी, पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी और कवि और राष्ट्रवादी थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दौरान सामाजिक परिवर्तन के लिए एक तकनीकी के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में उपयोग किया था। इन्होंने यह विचार आयरलैंड के निष्क्रिय प्रतिरोध से लिया था, आयरलैंड के, जो गांधी जी से निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल अलग था। इनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध अहिंसात्मक होना चाहिए, परंतु यदि सरकार निर्दयी है तो हिंसा का प्रयोग करने से नहीं चूकना चाहिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उद्देश्य था कि जैसा उनके पत्रक ने समझाया था कि मारना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है। जो उन्होंने कहा था कि बहरों को हम बम किस लिए फोड़ रहे थे? बहरों को सुनाने के लिए। जो स्वदेशी बहरी सरकार थी उसको सुनाने के लिए, विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण को याद दिलाना था। ऑप्शन हो जाएगा वी के दत्ता। पब्लिक सेफ्टी बिल कहाँ विधानसभा में जब उन्होंने केंद्रीय जो सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था? 1929 में 8 अप्रैल को। कौन कौन? भगत सिंह और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। उस समय क्या पेश हो रहा था? पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल है वो पेश हो रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी कि बी के दत्ता ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम मारे। और उनका उद्देश्य क्या था कि जैसा कि उनके पत्र में समझाया गया था कि किसी की इसका जो उद्देश्य था जान लेना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था।
वर्ष 1910 के मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? 1910 के आसपास कौन सा विद्रोह हुआ था? 1910 में मध्य भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर में विद्रोह शुरू हुआ था। यह मध्य भारत की बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। इसका नेतृत्व आदिवासी नेता गुंडाधुर और राजा के दीवान और चचेरे भाई लाल करेंद्र सिंह ने किया था। विद्रोह का प्राथमिक कारण था जंगलों के उपयोग के संबंध में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी। इसके और देख लें तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 के आसपास। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। वर्ली विद्रोह था 1945 में। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल 1855-56 में। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्ला खां को जेल में कैद कर लिया गया। किस जेल में? फैजाबाद, और यहीं इनको फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। जो काकोरी ट्रेन एक्शन था, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड यानी कि अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इन 4 लोगों अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को गिरफ्तार किया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी केस से शामिल नहीं था? ऑप्शन हो जाएगा इसमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा था? HRA। यही आगे चल के HSRA बनता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाभना ने। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में। अभिनव भारत 1904 में किसने की थी? विनायक दामोदर राव, जो दामोदर सावरकर थे, उन्होंने। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HSRA है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। सन 1516 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? कौन कौन थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में, अप्रैल में पहले तिलक ने और सितंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा और केसरी, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी। जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम महिला किसने की थी? एनी बेसेंट ने, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। और यही जो भारतीय महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन, आपको बताना है कौन था वो। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। जो बम है गलती से कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया। मारने का प्रयास कर रहे थे किसको? मुजफ्फरपुर का जो न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, लेकिन उन्होंने जो बम फेंका तो जाके उनकी कैनेडी की गाड़ी पर लगा, जिससे दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस, जो मात्र 18 वर्ष में फांसी हो गई इनको, खुदीराम बोस को 18 अगस्त 1908 को इसमें फांसी दे दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 1931 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौतों को बदला लेने के लिए निर्णय लिया। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को ब्रिटिश पुलिस के अफसर जो सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। कब? 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। सैंडर्स हत्याकांड के आरोप किस पर लगे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु।
और इसी आरोप के चलते उनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई। कब चढ़ा दिया गया इनको फांसी? 23 मार्च 1931 को। इतने कम समय इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया, सोचने वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी क्रांतिकारी नेता थे। ये उदारवादी दल से संबंधित थे, ज़्यादातर शांतिपूर्वक बातों को प्रेजेंट करना और सरकार के समक्ष उदारवादी तरीके से, व्यवहार के तरीके से उनको जो आज़ादी थी उनके प्रयासरत थे। बाकी ये थे कौन? क्रांतिकारी नेता के तौर पर इनको, एग्रेसिव थे ये ज़्यादा। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर जो बोले इसमें थे, पुलिस प्रशासन ने इनको घेर लिया था और घेर जाने के बाद खुद को इन्होंने गोली मार ली। कहाँ? प्रयागराज में। इलाहाबाद पहले नाम था प्रयागराज जो भी चंद्रशेखर आजाद पार्क है उन्हीं के नाम पर रखा गया। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और वह अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू की और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची थी जो उन्होंने प्रण लिया कि वो जीवित रहते पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे और बची हुई गोली को खुद के ऊपर दाग लिया और बलिदान हो गए। अल्फ्रेड का पार्क का नाम इसलिए बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई? भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी, क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन जो फिलॉसफी ऑफ द बम लिखी, नामक प्रसिद्ध लेख संग्रह किया, जिसका शीर्षक था हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा की घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। सन 1904 में क्रांतिकारियों में विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति, गुप्त समाज के जो अभिनव भारत समिति थी, इसका गठन किया। नेक्स्ट है गदर आंदोलन। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए उद्देश्य से बना एक संगठन है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में होता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह बकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी को जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ऑप्शन है जतिन दास अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई 13 दिसंबर 1929 को। जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे, उन पर भी लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था, उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे? किसके ऊपर? किंग्सफोर्ड। 1908 में किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर में जिले के न्यायाधीश थे। उन पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से उस गाड़ी का जो राष्ट्रीय आंदोलन के सपोर्ट में थे, हमदर्द रखते थे, उनकी जो गाड़ी जो कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे कौन? खुदीराम बोस। कब दी गई थी फांसी? 11 अगस्त 1908 को। तो इसका मामला था 1908 का। चाहते थे किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे, उसके ऊपर बम फेंका, लेकिन गलती से जो भारत का जो सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सपोर्ट कर रहे थे कौन?
कैनेडी कैनेडी जाके उनकी गाड़ी पर बम लगा इनका और उनकी जो पत्नी थी और पुत्री मारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी वीर सावरकर ने। मुक्त भारत समाज की स्थापना सावरकर ने की थी। जब वे छात्र थे और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया गया, उसमें ये प्रमुख थे। उन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज का जो फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी संस्था की स्थापना की। बी डी सावरकर ने 1909 में 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह का किताब लिखी। कब लिखी थी? 1909 में। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब लिखी थी? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो काकोरी ट्रेन एक्शन था, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित थे? काकोरी ट्रेन एक्शन। इसमें से आप जो एलिमिनेशन है इसमें भी देख सकते हैं। इसमें से पहला रामप्रसाद बिस्मिल किससे रिलेटेड है? काकोरी ट्रेन एक्शन से। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 सिर्फ एक में है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। जो सूर्यसेन थे, सूर्यसेन किससे संबंधित हो जाएंगे? सूर्यसेन होंगे चटगांव शस्त्रागार से, सेकंड का 3rd हो जाएगा। और अरविंदो घोष अलीपुर बम केस था। और चौथा थे भगत सिंह थे, लाहौर षड्यंत्र केस। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी का 9 अगस्त कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इन्होंने जो लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन थी, काकोरी में रोककर सरकारी जो खजाना था उसको लूट लिया था। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड। सूरसेन को द मास्टर दा भी, जो मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है सूरसेन को, पश्चिम बंगाल है चटगांव बंदरगाह पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया और यही विद्रोह चटगांव छापा के यानी चटगांव शस्त्रागार के नाम से भी मशहूर हुआ। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में 14 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अरविंदो घोष छोड़ गए, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी पत्र निकाला। जो लाहौर षड्यंत्र केस था 1929 में हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन गलती से सैंडर्स की हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी 27 फरवरी कब? 27 फरवरी 1931 को। और रिलेटेड किससे थे, किस संगठन से? HRA और HSRA की स्थापना भी इन्होंने ही की थी 2-3 लोगों के साथ मिलकर। भारत के भीतर और भारत है बाहर दोनों क्रांतिकारियों की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे। उन्होंने दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम निर्वासित अस्थायी सरकार की घोषणा कहाँ की थी? काबुल में। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप इस सरकार में राष्ट्रपति थे। महाराष्ट्र में 1990 में जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज कहा जाता है क्या? मित्र मेला। महाराष्ट्र में 1899 ईस्वी में जो विनायक दामोदर सावरकर स्थापित थे गुप्त समाज की स्थापना की, इसको मित्र मेला कहा जाता है। मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। 1904 में गुप्त सभा जो अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, इसको गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में शुरू किया गया था। प्रश्न में 1900 पूछा गया है, जो कि गलत है। 1900 नहीं, 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को चिट्टाग्राम सस्तागार था छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन हो जाएगा बी, गणेश घोष ने। 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष ने अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार यानी कि डपारा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार यानी छापा चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चिट्टाग्राम में चटगांव शस्त्रागार किसने किया था? गणेश घोष ने।